जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का। आज के इस क्लास में आपको ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एकदम हूबहू देखने को मिल सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको पिछले साल का पेपर करवाने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा आपकी एग्जाम में कैसा प्रश्न आता है और आप किस लेवल की तैयारी करें, क्योंकि आपका एग्जाम डेट तो निकल चुका है। तो अब पिछले पेपर का ही सहारा है, पिछला पेपर देखकर हम लोग थोड़ा अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो ठीक है, अच्छा से रिजल्ट हमारा हो जाएगा। अगर आप घर पर मेहनत करते हैं और आप हमारा जो क्लास डेली होता है रिवीजन कर लेते हैं, इस बार का रिजल्ट आपका ही होगा। आज का आपका पहला प्रश्न हम लोग जीके में देखेंगे कि जीके पिछले साल में कैसा पूछा गया था, और उसके बाद हो सके तो मैथ हिंदी सभी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग जीके को देख लेते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, भले आपको क्वालिटी कम दिखे। जो क्वेश्चन है बाबू वो सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है सार्वजनिक परीक्षा। जो सार्वजनिक परीक्षा होता है, जो सरकार द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है, उसका जो परीक्षा लिया जाता है 2024 के अंतर्गत अनुचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए जुर्माना राशि कितना है। मान लीजिए कोई परीक्षा हो रहा है, उस परीक्षा में पेपर लीक हो गया, आप उसमें शामिल हैं, तो आपको कितना जुर्माना लगेगा? तो याद रखिएगा, आपका जुर्माना लगेगा 10 लाख रुपया लगेगा। कितना जुर्माना लगेगा? 10 लाख रुपया लगेगा। अगर आप परीक्षा परीक्षा में पेपर लीक हो गया है, आप उस अपराध में शामिल हैं, तो आप पर 10 लाख रुपया तक जुर्माना लग सकता है। कितना रुपया तक जुर्माना लग सकता है? 10 लाख रुपया तक जुर्माना लग सकता है। अगर आप पेपर लीक वाला माफिया हैं तो आप पर 1 करोड़ का जुर्माना लग सकता है। कितना लग सकता है? 1 करोड़। ये सब याद रखिएगा, ये सब आपकी एग्जाम में। मान लीजिए कि ये 10 लाख वाला तो पूछ दिया कि शामिल व्यक्ति और जो मेन व्यक्ति रहेगा उसको पैसा कितना लगेगा। मान लीजिए कि जो एकदम कॉलेज में जो परीक्षा ले रहा है वही पेपर लीक कर दिया, तो उसको 1 करोड़ का जुर्माना दिया जाएगा और लगभग 3 से 5 साल का उसको क्या हो जाएगा? जेल हो जाएगा। लगभग पूछता है कि लगभग कितने साल का जेल होगा, तो 3 से 5 साल का जेल होगा। पहला क्वेश्चन क्लियर। इससे ज्यादा आपका पहला क्वेश्चन में पूछ ही नहीं सकता है। अगर इससे संबंधित इस बार के 25 के एग्जाम में आएगा तो ये वाला बाबू नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं। आ जाइए, 2 नंबर जो सवाल है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट, काफी सिलेक्टेड, काफी वीवीआई प्रश्न है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं क्योंकि साफ दिखना है। ठीक है, आ जाइए। अब 2 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको पता है ये एसएससी जीडी खुद कहता है कि मैं आपके एग्जाम में नृत्य से प्रश्न पूछूंगा। किससे पूछूंगा? नृत्य यानी डांस से। कुछ इंपोर्टेंट नृत्य यहाँ पर हम बता देंगे जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है, तो देख लीजिएगा ध्यान से। आपका प्रश्न है वार्षिक मालमपुरम नृत्य महोत्सव, जिसमें भारतीय नृत्य संगीत शामिल है, इतना इतना कथकली प्रदर्शन शामिल में है, आयोजित किया जाता है। जो मालपुरम नृत्य महोत्सव है, ऊपर आपका लिखा है मालपुरम नृत्य महोत्सव। ये सब उदाहरण बताया है कि ये सब शास्त्रीय नृत्य होता है। तो पूछ रहा है कि मालपुरम नृत्य महोत्सव कहाँ शामिल किया जाता है? तो मालपुरम, मालपुरम जो आपका होता है वो आपका कहाँ में होता है? तमिलनाडु में। याद रखिएगा, मालपुरम नृत्य कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। मालपुरम तमिलनाडु में होता है। आप कुछ इंपोर्टेंट बता रहे हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे में पंजाब, पंजाब काफी इंपोर्टेंट है। पंजाब से ज्यादा बार आपके एग्जाम में प्रश्न रिपीट हुआ, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। पंजाब में कौन सा नृत्य होता है आप लोग बताइएगा? तो भागड़ा और गिद्धा, भागड़ा और गिद्धा, ये सब बता रहे, ये सब क्या बोलते हैं, कॉपी पर नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में काम देगा। पंजाब में कौन सा? भागड़ा और गिद्धा। मेरे साथ बोलिएगा, पंजाब में कौन सा नृत्य? भागड़ा और गिद्धा। पंजाब में कौन सा नृत्य? भागड़ा और गिद्धा। कुछ इंपोर्टेंट और भी जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है ना, एक बार जो हम देखे थे 2324 में लगातार एक ही सवाल पूछा गया था कि राजस्थान का लोक नृत्य क्या है। राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? तो याद रखिएगा, राजस्थान का जो लोक नृत्य आपका होगा क्या होगा? बताइए फटाफट। राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा? बताइए, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य हो जाएगा? और असम का कौन सा हो जाएगा? असम वाला भी ज्यादा पूछा जाता है, आपको पता है, असम वाला भी ज्यादा पूछा जाता है। असम वाला भी क्या, यहाँ पर भी वाला देख लीजिए। ओडिसी आपका उड़ीसा का हो जाएगा। कथकली आपका लगभग केरल के, सॉरी कर्नाटक के समान हो जाएगा। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। कथक कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिए। असम का पूछेगा, असम का आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर कोई बनने का प्रश्न संभावना है तो असम वाला ही पूछ सकता है कि असम का लोक नृत्य क्या है। तो असम का क्या होता है? बिहू होता है। असम का लोक नृत्य क्या होता है? बिहू होता है। एकदम याद कर लेना है, ये क्यों चाहे आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए, लोक नृत्य से आपका क्लियर हो गया। लोक नृत्य में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, लोक नृत्य से और भी अपने घर पर कुछ इंपोर्टेंट याद कर लेना है। जैसे असम हो गया, पंजाब हो गया, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे जाते हैं। आ जाइए,
माइकल फ्राइडे ने विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज कब किया था? मतलब माइकल फ्राइडे जो था वह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज कब किया था? यहाँ से दो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए कि आपके एग्जाम में डेट वाला ना पूछ के पूछ दे कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, तो माइकल फ्राइडे ने किया था। याद हो गया? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? माइकल फ्राइडे ने किया था। आपका जीएस से भी मिलता जुलता एक दो प्रश्न दे देता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? माइकल फ्राइडे ने किया था, याद रखिएगा। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2025 का जितना भी पेपर आपका हुआ था एसएससी जीडी का, वो मैं आपको सारा करवाने वाला हूं। अगर आप करना चाहते हैं तो एक बार कमेंट में लिखिए कि हाँ सर करवा दीजिए। आप कमेंट में बोलिएगा तभी तो हम करवा पाएंगे। जब बच्चे खुश रहेंगे, जब बच्चा करना ही नहीं चाहेंगे तो हम क्यों करवाएंगे, बताइए। तो एक बार कमेंट में बोलेंगे आप लोग जो 2025 में पूरा पेपर लगभग सभी शिफ्ट में जो भी पेपर हुआ है पूरा हमारे पास कितना 500 से ज्यादा सेट है, ठीक है ना, पिछले साल के पेपर का। तो लगभग आप लोग बताइए कमेंट में, उसको हम करवाएं या छोड़ दें, ठीक है। कमेंट में कर बताइएगा, और इसका पीडीएफ आपको ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो जुड़ जाइएगा वहां पर। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज माइकल फ्राइडे ने कब किया था? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज माइकल फ्राइडे ने 1831 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1831 ईस्वी में माइकल फ्राइडे ने विद्युत जो ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे जो सिद्धांत काम करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, वह 1831 ईस्वी में खोजा था। क्लियर? वहां से ज्यादा आपका प्रश्न नहीं बनेगा। अगर बनेगा भी तो यही बनेगा कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? माइकल फ्राइडे ने किया था, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। आ जाइए, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया? आपको पहले क्लियर कर दें, आपकी एग्जाम में संविधान से 4-5 प्रश्न देखने को मिलता है। कितना प्रश्न देखने को मिलता है? 4-5 प्रश्न देखने को मिलता है, जिसमें से एक यह प्रश्न है जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया, एकदम सिंपल लेवल का, जो मैं करवाता हूं वही क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में देखने को मिलता है। इस बार का वर्दी हम आपके नाम करेंगे। मैं वादा करता हूं कि आप डेली क्लास करते हैं, क्योंकि जो मैं करवाने वाला हूं बाबू, एक सीरीज स्टार्ट हो रहा है पिछले साल के पेपर का। अगर पूरा पिछले साल के पेपर को रट लेते हो तो वहां से अभी नहीं करेगा, नहीं आएगा, बताइए। तो आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा किस लेवल आता है, तो उस लेवल का थोड़ा हम क्वेश्चन देख लेंगे। जैसे मैं नृत्य से आता है, तो नृत्य से प्रश्न याद कर लेंगे। भारतीय संविधान से आता है तो संविधान से प्रश्न याद कर लेंगे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आ जाइए, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख है? काफी इंपोर्टेंट वाले। उससे पहले 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 मैं आपको क्लियर कर दूं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था आपके एग्जाम में? मतलब संविधान क्या, सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। संविधान एक देश को चलाने का, कह सकते हैं, एक प्रकार का सिस्टम है, एक दस्तावेज है। तो इसको बनाने का शुरुआत जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। एक मिनट, इसको थोड़ा सा कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा करके। हाँ, इसका जो भारतीय संविधान का जो पहली बैठक हुआ था वो आपका हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कलर ठीक है? नहीं ठीक है। आ जाइए, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। कहाँ में हुआ था? पूछ देगा कि संविधान सभा का पहला बैठक कहाँ में हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। इसमें 2 अध्यक्ष बनाए गए थे, एक आपका अस्थायी अध्यक्ष और एक क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। एक अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष कौन? ये दोनों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट। आप इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जैसे भी हो आपके दिमाग में फिट हो जाए। ये अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये आपका तो हो गया संविधान से। और संविधान में जो बना उसमें टोटल 395 अनुच्छेद डाला गया। उसमें टोटल कितना अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं, आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एसएससी जीडी में पूछा जाता है, वो जो बताए वो तो सिर्फ एक लेवल था, लेकिन अब देखिए प्रश्न कहां से पूछता है संविधान से, तो अनुच्छेद से ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। कहां से? अनुच्छेद। सभी समझा रहे अनुच्छेद क्या होता है? जो आपको 395 अनुच्छेद बताए थे ना, वही 395 से कोई कोई आपके एग्जाम में पूछ देता है। मान लीजिए कि अनुच्छेद 1 पूछ दे, अनुच्छेद क्या, एक मिनट, अनुच्छेद 1 पूछ दे, तो अनुच्छेद 1 का संबंध है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 का संबंध किससे है? भारत राज्यों का संघ है। उसी प्रकार से यहाँ पर
भाग 3, अनुच्छेद 3 नहीं, भाग 3 पूछ रहा है। जैसे में अनुच्छेद रहता है उसको फिर भाग में बांटा जाता है, ठीक है। तो वही भाग 3 में भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? तो मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? मौलिक मौलिक अधिकार का, जो हमारा मौलिक अधिकार है, जैसे में हमारा देश को अपना बनाना, ये सब हमारा मौलिक अधिकार है। तो भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया। अब हम कुछ कुछ और देख लेते हैं। जैसे में भाग 1 पूछेगा, मान लीजिए कि भाग 3 है ना, तो भाग 1 पूछ दे तो संघ और उसकी विशेषता, संघ और उसकी विशेषता को भाग 1 में बताया गया है। याद रखिएगा या कॉपी पर नोट कीजिए फटाफट। भाग 1 में क्या संबंधित है? संघ और उनकी विशेषता। आपके एग्जाम में पूछे भाग 1 में क्या संबंधित है, तो यहाँ पर मौलिक अधिकार हो गया भाग 3 से ना। उसी प्रकार से भाग 1 पूछेगा तो याद रखिएगा संघ और उसकी विशेषता। भाग 2 में पूछेगा तो नागरिकता, कि हम भारत देश का नागरिक है, ठीक है। दूसरा में आपका क्या होता है? नागरिकता आता है। दूसरा में आपका क्या आता है? नागरिकता आता है। और भाग 3 में क्या आता है? मौलिक अधिकार होता है, जो कि इसका आंसर ही हो गया, ठीक है। चौथा में क्या आता है? चौथा में क्या आता है? राज का अधिकार आता है। किसका अधिकार आता है? राज का अधिकार आता है। पांचवा में संघ का अधिकार आता है। ऐसे करके 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 आप याद कर ले सकते हैं, काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहां से क्लियर कर लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी एसएससी जीडी में बार बार लगातार पूछा जा रहा है, इसको रट जाना है। धारा 370, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अनुच्छेद 370 जो आपका संबंधित है बाबू, अनुच्छेद जो 370 आपका संबंधित है, वो कहां से संबंधित है? ये नरेंद्र मोदी ने लागू किया था। याद कीजिए, जम्मू कश्मीर से। धारा 370 किससे लागू है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और ये एसएससी जीडी से संबंधित प्रश्न है। क्यों? क्योंकि वहां पर एसएससी जीडी मतलब यही लड़ाई के चलते, जो भारतीय सेना है, यही सब के चलते वहां पर ये, तो समझ सकते हैं उससे संबंधित प्रश्न है। तो ये वाला सवाल बनने का 100 में से 99% चांस बन रहा है। तो इसको याद कर लेना है। आ जाइए और आप लोग भी जवाब दीजिए, क्योंकि अब पिछले साल का पेपर है। जितना ज्यादा सही करेंगे उतना ज्यादा आपका रिजल्ट आने का संभावना रहेगा। देखिए मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आप घर पर तैयारी नहीं करोगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो घर पर भी तैयारी कीजिए, नहीं कि घर पर नहीं पढ़े सिर्फ सोच रहे हैं कि वीडियो देखने से हो जाएगा, तो ऐसा बात नहीं है बाबू, ठीक है ना। घर पर भी पढ़ाई कीजिए और हम जो सेट करवाएंगे, जो रोजाना आपको पिछले साल का पेपर करवाएंगे, उसको याद कीजिए। इस बार का सिलेक्शन तो होना संभावना है बाबू, संभावना है, हो जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने की बात नहीं है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं किस लेवल का आ रहा है। 2 अक्टूबर 2022 ईस्वी को, ये 2022 ईस्वी को ये करंट अफेयर्स का सवाल है। तो देख लीजिएगा, आपको हम पहले क्लियर कर दें, करंट अफेयर्स से लगभग आपके एग्जाम में 10 से ज्यादा आपके एग्जाम में करंट अफेयर सवाल पूछा जाता है। 2 अक्टूबर 2022 ईस्वी को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी जी मतलब केमा जयंती मनाए 2022 ईस्वी में, ठीक है। तो ये आपका मनाए थे, याद रखिएगा 153वां 2022 ईस्वी में एक मिनट, 2022 ईस्वी में गांधी जी ने मतलब कौन सा कितनावा अपना जयंती मनाया था? तो 153वां जयंती मनाया था 2 अक्टूबर 2022 ईस्वी को। ये तो 2022 ईस्वी को हो गया, एग्जाम होगा 26 में। तो हो सकता है कि 2025 वाला पूछ दे कि 2 अक्टूबर 2025 ईस्वी को गांधी जी का कौन सा जयंती मनाया जाएगा? 2 अक्टूबर 2025 ईस्वी को गांधी जी का कौन सा जयंती मनाया जाएगा? याद रखिएगा 156वां जयंती मनाया जाएगा। अगर पूछने का संभावना है तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि गांधी जी का कौन सा जयंती मनाया जाएगा? तो 156वां। याद रखिएगा, यह कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। 2 अक्टूबर 2025 ईस्वी को गांधी जी का कौन सा जयंती मनाया जाएगा? तो 156वां जयंती मनाया जाएगा। 156वां जयंती, 22 वाला कितना हो जाएगा? 153वां हो जाएगा। अगर महात्मा गांधी से प्रश्न पूछता है तो यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। आ जाइए, सबसे पहले महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था, मान लीजिए कि महात्मा गांधी जी का जन्म पूछे, क्योंकि महात्मा गांधी से अगर प्रश्न पूछेगा तो जन्म पूछ सकता है। तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, पहले क्लियर, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। इन्होंने 13 साल की उम्र में शादी कर लिया था। महात्मा गांधी जी ने 13 साल की उम्र में क्या किया था? शादी किया था। याद रखिएगा, इनका पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनकी पत्नी का नाम क्या था?
कस्तूरबा गांधी इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, जिसमें आंदोलन आपके एग्जाम में पूछा जाता है जैसे में महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था। पूछा जाता है चंपारण आंदोलन कब किया गया था या चंपारण सत्याग्रह क्या किया गया था? सत्याग्रह को ही हम लोग आंदोलन बोलते हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आ जाइए, चंपारण आंदोलन या सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में, और महात्मा गांधी जी का भारत में किया गया पहला आंदोलन था। उससे पहले महात्मा गांधी जी ने भारत में कोई आंदोलन नहीं किया था, वहीं से अपना आंदोलन स्टार्ट किए। उसके बाद बहुत सारे आंदोलन किए, जैसे में जालियांवाला बाग हत्याकांड में मीटिंग हो रहा था, तो वहां पर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। फिर असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ। फिर आपका दांडी मार्च हुआ। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने न जाने कितने सारे आंदोलन किए। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आंदोलन से करवा रहे हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले 1 मिनट, एक मिनट, 1 मिनट भाई साहब, कधर चल गया, कधर कधर। हम्म, यहाँ पर आपका है ना, आ जाइए। महात्मा गांधी जी से हो रहा था, तो महात्मा गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन को हम लोग देख लेंगे। जैसे में भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। लिखावट पर नहीं जाना है, आपको याद करने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। आ जाइए, 6 नंबर सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पृथ्वी पर दो सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन सा है, जहां पर इतना से अधिक वर्षा होता है? 10,080 से 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, ऐसा कौन सा दो स्थान है? तो सभी को पता है, चेरापूंजी और मानसीराम। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा, सिर्फ यही पूछेगा पृथ्वी पर या दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है, या भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? तो चेरापूंजी और मानसीराम। ज्यादातर आपका मानसीराम देता है, ये तो अभी दो ऑप्शन साथ में दिया है, तो चेरापूंजी और मानसीराम। लेकिन ज्यादातर जो आपका देता है मानसीराम देता है, तो याद रखिएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उससे कोई दिक्कत की बात नहीं, उससे वही प्रश्न बनेगा। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? हरित क्रांति से आपके एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। इसका जो जनक है, हरित क्रांति का जो जनक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। और यह किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र से संबंधित है। श्वेत क्रांति पूछेगा, तो श्वेत क्रांति दूध से, नीली क्रांति मछली से है। ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। 8 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इतना सारा आपका दिया है, इसमें से देखना है कौन सा कथन सत्य है। तो इतना पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर आपको करवा दें। सिर्फ आपको इसको पढ़कर थोड़ा सा समझना रहता है, ठीक है ना। अगर इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है। जैसे में ये वित्तीय वर्ष इतना के दौरान वित्तीय जो भारत की कृषि निर्यात लगभग इतना बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। ये बात बिल्कुल सही है। और तीसरा वाला भी सही है कि बिलियन वाला, एक खरीफ फसल वाला, ये वाला भी सही है। इसमें दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा एक ऐसा सत्य और सत्य से तो एक प्लस रहेगा, तो थोड़ा अच्छे से पढ़कर आप लोग उसको सही कीजिएगा। उस पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। वो आपके दिमाग के बेस पर दिया रहता है क्वेश्चन, सत्य और असत्य को पहचाने, ठीक है। आ जाइए, 9 नंबर सवाल है। भारत में सबसे पहले, 1 मिनट, हाँ, भारत में सबसे पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था? भारत में सबसे पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था? सभी को याद है, भारत में सबसे पहले जो एशियाई खेल आयोजित किया गया था वो आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हम लोग को मैथ भी करना है, तो इतना ज्यादा करेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग बताइएगा आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, और चैनल को बाबू एक बार क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि यह चैनल आपका बड़ा भाई है, इस पर डेली आपको पिछले साल का पेपर करवाएंगे हम लोग, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन था? जो भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1919 ईस्वी में बना था, उसके पीछे कौन कौन सा व्यक्ति था? तो उसके पीछे जो व्यक्ति था, याद रखिएगा, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एंटविन मोटोंगू था, ठीक है। चलिए, ये याद कर लीजिएगा या देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ दे देंगे तो थोड़ा सा अच्छा से याद कर लीजिएगा। आ जाइए,
आपका 11 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद लोकसभा आयोग से संबंधित है? लोक सेवा आयोग से संबंधित है, मतलब यूपीएससी ये सबसे संबंधित है। ठीक है, हम आपको क्या बोले थे शुरुआत में कि अनुच्छेद से आपके एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो यूपीएससी, लोक सेवा आयोग, ये सब किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 315 से 323 तक संबंधित है। मतलब ये इसमें लोक सेवा आयोग के बारे में, यूपीएससी, इस सब के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 315 से 323 ईस्वी तक। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा, तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको क्लियर कर दें, धारा 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। पूछेगा संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? किस अनुच्छेद को कहा जाता है? किस अनुच्छेद को? तो अनुच्छेद 32 को। एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई गई थी, वह कौन थी? मतलब वह कर्नाटक की एक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप या उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र में महासभा में गाई गई थी, वह कौन था? बताइए कौन था? वो था सुब्बुल लक्ष्मी थी। कौन थी? सुब्बुल लक्ष्मी, जो कर्नाटक की एक प्रसिद्ध गायिका थी, गायिका, जो कि यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ये सब का जो महासभा होता है वहां पर उन्होंने अपना प्रदर्शन किया था। तो कौन थी? मदुरै सुब्बुल लक्ष्मी थी। मदुरै सुब्बुल लक्ष्मी थी। और एक बात याद रखिएगा, इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो कर्नाटक का जो लोग रहते हैं उसमें मधुरे ज्यादातर लगा रहता है। क्या लगा रहा था? मधुरे। और आपको नाम भी देख कर पता चल जाएगा कि ये कर्नाटक जैसा नाम है, मधुरे, सनमू, सखदेव, सुब्बुलक्ष्मी, इस प्रकार से है। तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, लता मंगेशकर भी आपके भारत के प्रसिद्ध गायकर हुए, इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा खेल 11वीं एशियाई खेल बीजिंग 1919 में एक विद्या डिसिप्लिन के रूप में शामिल किया गया था? मतलब 11वीं एशियाई खेल में बीजिंग 1919 इसमें एक ऐसा कौन सा डिसिप्लिन है जो शामिल किया गया था? मतलब कौन सा एक खेल शामिल किया गया था, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो ये आपका 1990 ईस्वी में एक कबड्डी को शामिल किया गया था। आपके एग्जाम में पूछेगा कबड्डी को कब शामिल किया गया था? तो 1990 ईस्वी में। कबड्डी को राष्ट्रीय खेल में कब शामिल किया गया था? 1990 ईस्वी में। और कौन सा 11वें एशियाई खेल जब हो रहा था तब शामिल किया गया था? ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आ जाइए। भारत का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबों की प्रतिशत सबसे अधिक है? मतलब वहां पर सबसे ज्यादा गरीबी है, किस राज्य है? मतलब किस केंद्र शासित प्रदेश में? राज्य में नहीं पूछ रहा है, केंद्र शासित प्रदेश आपका 8 है। कितना केंद्र शासित प्रदेश है? 8। आप पूछ रहा है कि कहां पर गरीबी सबसे कम है? गरीबी सबसे ज्यादा कम कहां पर है? तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा आपका गरीबी कहां पर हो जाएगा? बताइए, सबसे ज्यादा गरीबी सबसे ज्यादा ये दादर नागर हवेली और दमन दीव वाला हो जाएगा। ठीक है ना, दादर नागर हवेली और दमन दीव। ये वाला 15 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय के अलविदा कहने वाली महिला कौन है जो तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बने? वो मतलब कौन है महिला जो 2024 ईस्वी में तेलंगाना राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी, मतलब फैसला करने वाले जज बनी? वह कौन थी बताइएगा? वह पूरे भारत में वह 9वीं महिला थी। ठीक है, पूरे भारत में वह कौमी केमी महिला थी, 9वीं थी। लेकिन तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। वह कौन थी? याद रखिएगा, वो आपका हो जाएगा हिमा कोहली। हिमा कोहली, विराट कोहली नहीं, हिमा कोहली। ठीक है, हिमा कोहली। आ जाइए। 16 नंबर आपका सवाल है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना क्रियान्वित किया जा रहा है, मतलब कब से शुरू किया जा रहा है? तो याद रखिएगा 2016 ईस्वी से। तो ये आप जो सरकार के द्वारा योजना रहा था उससे एक दो तो प्रश्न पूछ ही लेगा, तो याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस पौधों को विशेष सहारे का उपयोग दीवारों पर चढ़ाया जाता है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। तो कद्दू के पौधों को आप सभी को पता है, उसको दीवार के सहारे चढ़ाया जाता है, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं। आ जाइए। आपका 18 नंबर सवाल है, तीसरी पंचवर्षीय योजना इतना से इतना 1961 से 1966 में उल्लेख किया गया प्रमुख आर्थिक चुनौती, मतलब क्या क्या के बारे में बात किया गया है? जब तीसरी, पहला में तो आपका कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। दूसरा आपका उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा क्या किस लिए बनाया गया था? उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन के लिए ये तीसरी पंचवर्षीय जो युद्ध होगा उसका जो संसाधन खत्म होगा, ये सब के बारे में तीसरी पंचवर्षीय योजना में बताया गया है। पहला में कृषि हो जाएगा, पूछेगा पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि। दूसरी पंचवर्षीय का उद्योग देना। ठीक है, एनबीपीडब्ल्यू जिसे लौह युग का सबसे व्यापक मृदा भांड का माना जाता है, उसका पूर्ण रूप क्या है? मैं आप पहलू क्लियर कर दूं, आपकी एग्जाम में पूर्ण रूप यानी पूरा पूरा फुल फॉर्म से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे में पिछले साल ये तो यहाँ पर एनबीपीडब्ल्यू है ना, पिछले बार आपका जीएसटी का पूछा गया था। जीएसटी का गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, याद रखिएगा। एटीएम का ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। जीडीपी का पूरा नाम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है एनबीपीडब्ल्यू का पूरा नाम क्या होगा? एनबीपीडब्ल्यू का पूरा नाम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर होता है।
नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर होता है। ये वाला ऑप्शन को थोड़ा सा अच्छा से देख लेना है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है तो पूछेगा तो नहीं, हमको जहां तक संभावना है। तो याद कर लीजिएगा जीएसटी, एटीएम, जीडीपी, ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, जैसे में आरपीएफ का पूरा नाम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है, ठीक है। संगीत अकादमी, म्यूजिक एकेडमी में प्रसिद्ध नाटक कला निधि पुरस्कार में सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथ किस नृत्य से जुड़ी थी? जो लक्ष्मी विश्वनाथन थी वह किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अब भरतनाट्यम से, भरतनाट्यम नृत्य शैली से जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जीके के 20 प्रश्न को क्लियर कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसे ही आपको डेली होगा पिछले साल का पेपर, तो अगर आप करना चाहते हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आपको मैथ भी हिंदी भी करवाएंगे, ठीक है। अगला वीडियो में, ये वीडियो आपको सिर्फ एक क्या जागरूक करने के लिए था कि हाँ आपका चालू हो रहा है पिछले साल का पेपर, तो ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।